इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 38 ऑफ सीपीसी 1908 को समझेंगे, जो कि अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के बारे में बात करता है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सीपीसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सीपीसी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। इसकी जरूरत कब पड़ती है? मतलब कि एक पर्सन को जजमेंट आए बिना ही, जजमेंट से पहले ही सिविल प्रिजन के अंदर भेज दिया जाता है, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच कर लिया जाता है जजमेंट से पहले ही। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इन सबको इस ऑर्डर के अंदर बताया गया, ऑर्डर 38 के अंदर। इसके साथ हमें एक सेक्शन पढ़ना भी जरूरी है, सेक्शन 95 और सीपीसी 1908 को भी साथ में पढ़ना जरूरी है। तो बेसिकली रीजन ये होता है कि अगर किसी पर्सन को जजमेंट से पहले अरेस्ट कर रहे हैं, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये इस प्रोसीडिंग के अंदर डिले करेगा या फिर वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा या भाग जाएगा यहां से, तो उस वजह से जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी नहीं, वो डिले हो जाएगा उसके अंदर, तो इस रीजन की वजह से उसको सिविल प्रिजन के अंदर भेजा जा सकता है। या और अटैचमेंट तब होती है जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, जिसके कारण इस केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो उस केसेस के अंदर ये होता है। अब डिटेल में इस ऑर्डर के अंदर बताया तो हम पढ़ेंगे, हमें समझ आएगा। और जो इसके अंदर अटैचमेंट वाला पार्ट है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू अरेस्ट के लिए, क्योंकि वो ज्यादा बारी पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल 1 से। पहले हम ऑर्डर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सेक्शन 95 पे जाएंगे, क्योंकि पहले ऑर्डर पढ़ेंगे तब हमें वो वाला जो सेक्शन है वो ढंग से समझ आएगा। तो हम सबसे पहले रूल 1 के ऊपर आते हैं, वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। तो ये सबसे पहले कौन सा टॉपिक है जहां पे जजमेंट से पहले अरेस्ट हो रहा है। फिर रूल 5 से जो है जजमेंट से पहले अटैचमेंट का स्टार्ट हो जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कब डिफेंडेंट को बुलाया जा सकता है जजमेंट से पहले कि वो आके सिक्योरिटी फर्निश कर दे, कि उसको जब भी डेट पे बुलाया जाएगा वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा। Where at any stage of suit other than suit of the nature referred to in section 16 clause A to B, जो section 16 है सीपीसी का, उसके clause A to B के अंदर जाओगे तो उसके अंदर कुछ केस दे रखे हैं, उन केसेस को छोड़ दीजिए, उसके अंदर ये नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर कोई और केस है तो उसके अंदर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज, कि भाई किसी भी स्टेज के ऊपर सूट के कहीं पे भी अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो रहा है, किस बात से, दैट द डिफेंडेंट विद इंटेंट टू डिले द प्लेंटिफ, की जो डिफेंडेंट है वो इस इंटेंशन से कि जो प्लेंटिफ है उसके अंदर डिले हो, और टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या फिर वो किसी भी जो कोर्ट का प्रोसेस अब आगे होने वाला है उसको अवॉइड करना चाहता हो, और टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास अगेंस्ट हिम, कि वो किसी डिक्री को या फिर कोई भी जो उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर होने वाला है, मतलब किसी भी चीज को अवॉइड करना चाहता है, तो उस कोर्ट के इस ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, has absconded or left the local limits of the jurisdiction of the court। तो कोर्ट कहेगा कि आप जो है एक सिक्योरिटी रख दीजिए, एक सिक्योरिटी फर्निश कर दीजिए। मतलब जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पर्सन है वो भाग चुका है, मतलब एब्सकॉन्ड कर चुका है उस लोकल लिमिट में से, जो उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है उसमें से, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो भाग जाएगा फ्यूचर के अंदर, इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या हैज डिस्पोज्ड ऑफ और रिमूव फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि वो डिस्पोज हो गया, रिमूव हो गया लोकल लिमिट में से कोर्ट की, हिज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर, मतलब कि वो जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसको उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया या रिमूव कर दिया कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन में से। फिर क्या कह रहा है, दैट द डिफेंडेंट इज अबाउट टू लीव इंडिया अंडर सर्कमस्टांसेस अफोर्डिंग रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेंटिफ विल और मे देयर बी ऑब्स्ट्रक्टेड और डिलेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास अगेंस्ट द डिफेंडेंट इन द सूट। तो उससे क्या होगा कि जो प्लेंटिफ है, जो भी उसके अगेंस्ट केस चल रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसके अंदर वो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी या फिर जो भी है वो डिले आएगी उस केस को आगे बढ़ने में। द कोर्ट मे इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट। तो कोर्ट क्या कर सकता है, वो वारंट इशू कर सकता है। तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको इशू करना ही पड़ेगा। एंड ब्रिंग इन बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। और वो वारंट इशू करेगा कि भाई इस पर्सन को, इस डिफेंडेंट को कोर्ट के सामने लाया जाए और उसको ये बोला जाए कि वो रीजन शो करे, शो कोज करे, मतलब कि रीजन शो करे कि क्यों उससे सिक्योरिटी नहीं ली जानी चाहिए कि वो आगे कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो।
Provided that the defendant shall not be arrested if he pays to the officer entrusted with the execution of the warrant any sum specified in the warrant as sufficient to satisfy the plaintiff's claim. अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अगर जो वारंट जिसके द्वारा भेजा गया है ऑफिसर को कि इसको अरेस्ट करके लेके आइए, अगर उसके ऊपर एक अमाउंट मेंशन किया गया, वो अमाउंट को उस ऑफिसर के पास सबमिट कर देता है, तो फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. एंड सच सम शैल बी हेल्ड इन डिपॉजिट बाय द कोर्ट अंटिल द सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ. और जब तक कि वो केस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अमाउंट जो है वो कोर्ट के अंदर डिपॉजिटेड रहेगा. और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या फिर बाद में भी कभी जो भी अगले ऑर्डर तक, मतलब जब भी कोर्ट को ठीक लगता है कि अब इस अमाउंट को छोड़ देना चाहिए, तो कोर्ट उस अमाउंट को छोड़ देगा. अब हम आते हैं रूल 2 के ऊपर, सिक्योरिटी. Where the defendant fails to show cause, the court shall order him either to deposit in the court money or other property sufficient to answer the claim against him. अगर वो ये रीजन नहीं बता पाता, शो कोज नहीं कर पाता कि भाई वो किस वजह से उसको सिक्योरिटी सबमिट नहीं करनी, तो फिर कोर्ट उससे वो सिक्योरिटी सबमिट करवाएगा. और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एट एनी टाइम व्हेन ही इज कॉल्ड अपॉन व्हाइल द सूट इज पेंडिंग. तो वो सिक्योरिटी इसलिए सबमिट की जा रही है कि भाई जब भी जरूरत पड़ेगी कोर्ट में बुलाने की, उसको वो हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट होगा. And until satisfaction of any decree that may be passed against him in the suit, जब तक तब तक कि कोई भी डिक्री जो है वो पास नहीं हो जाती उस सूट के अंदर. और make such order that think fit in regard to sum which may be have been paid by the defendant under the proviso of last proceeding rules. Every surety for the appearance of the defendant shall bind himself in default of such appearance to pay any sum of money which the defendant may be ordered to pay in the suit. तो जो भी वो श्योरिटी लेके आएगा, वो श्योरिटी अपने आप को इस चीज से बाइंड कर लेता है कि अगर ये पर्सन कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ जब भी उसको बुलाया जाएगा, तो जो भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सम कोर्ट उससे डिमांड करेगा, उस श्योरिटी को वो अमाउंट कोर्ट के अंदर पे करना पड़ेगा. फिर हम आते हैं रूल 3 के ऊपर. रूल 3 बताता है प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज, कि जो श्योरिटी थी जो भी वो लेके आया था कोर्ट के अंदर, वो कैसे डिस्चार्ज होगी. A surety for the appearance of defendant may at any time apply to the court to which he becomes such surety to be discharged from his obligation. कि भाई वो कोर्ट में आगे कभी भी एप्लीकेशन लगाएगी कि मुझे इससे डिस्चार्ज कर दिया जाए जिस सूट के अंदर मेरे को श्योरिटी बनाया गया था, तो किसी भी स्टेज पे किसी भी टाइम पे आके वो ऐसा कर सकता है. On such application being made, the court shall summon the defendant to appear. तो कोर्ट, अब जब कोर्ट के सामने होगा कि भाई ये श्योरिटी तो छोड़ के जा रही है, तो कोर्ट क्या करेगा, वो जिस पर्सन के लिए वो श्योरिटी थी उसको सम्मन करेगा कि वो कोर्ट में अपीयर हो. If it thinks fit, may issue a वारंट फॉर हिज अरेस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, या फिर वो पहले इंस्टेंस पे उसके अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है कि भाई इसको अरेस्ट करके लाया जाए. या तो सम्मन बोल देगा कि सम्मन भेज के बोलेगा कि अपीयर हो जाओ, या फिर सीधा ही अरेस्ट वारंट इशू कर देगा, कोर्ट को जैसा भी ठीक लगेगा. ऑन द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट इन परस्यूएंस ऑफ द सम्मन्स और वारंट or his voluntary surrender, the court shall direct the surety to be discharged from his obligation and shall call upon the defendant to find fresh security. कि भी जब भी वो कोर्ट के अंदर आ जाएगा, चाहे वो वारंट से आए, चाहे वो सम्मन से आए, या फिर जाके चाहे वो खुद सरेंडर कर दे, तो जब भी वो आ जाएगा वो श्योरिटी जो थी वो डिस्चार्ज हो जाएगी और उस पर्सन से बोला जाएगा कि अब आप नई जो है सिक्योरिटी लेके आइए, फ्रेश सिक्योरिटी जो है कोर्ट में सबमिट कीजिए. फिर रूल 4 क्या बोलता है, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट फेल टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी. या तो जैसे हमने रूल 2 में बोला था कि उसको जो है फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, तो अगर वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर पाता, या फिर जो सिक्योरिटी उसने की थी उसकी जगह वो सिक्योरिटी छोड़ के चलेगी, उसकी जगह पे वो फ्रेश सिक्योरिटी नहीं लेके आ पाता, तो क्या होगा, द कोर्ट में कन्विट हिम टू सिविल प्रिजन अंटिल द डिसीजन ऑफ द सूट. तो कोर्ट क्या करेगा, उसको सिविल प्रिजन के अंदर भेज सकता है जब तक कि वो सूट जो है वो खत्म नहीं हो जाता. और वेयर अ डिक्री इज पास अगेंस्ट द डिफेंडेंट, या फिर जब तक कि वो डिक्री जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास नहीं हो जाती, until the decree has been satisfied, तब तक के लिए जब तक कि वो डिक्री सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तो इस यहाँ तब तक के लिए उसको जो है सिविल प्रिजन के अंदर भेज दिया जाएगा. Provided that no person shall be detained in prison under this rule in any case for longer period than 6 months, कि किसी भी पर्सन को 6 महीने से ज्यादा प्रिजन के अंदर नहीं रखा जाएगा. कब, not for longer period than 6 weeks when the amount or value of the subject matter of the suit does not exceed 50 rupees. और 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं रखा जाएगा जब जो उसका अमाउंट है जिसके लिए उसको जेल भेजा जा रहा है, जब वो अमाउंट 50 रुपए तक का है. Provided also that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order. अगर कोई ऑर्डर किए थे उसने उसको कंप्लाई कर दिया, सिक्योरिटी सबमिट कर दी, तो अगर वो ऐसा कर देता है तो फिर उसके बाद उसको डिटेन नहीं किया जाएगा. अब हम आ जाते हैं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, कि जजमेंट से पहले जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा रहा है, तो वो आती है रूल 5 के अंदर. Where the defendant may be called upon to furnish security for प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, की भाई उसको बोला कि जो प्रॉपर्टी है इसको प्रोड्यूस करो, जहां पे उसके लिए उसको सम्मन भेजे गए या जो भी है उसको बुलाया कोर्ट के अंदर. Where at any stage of the suit the court is satisfied by affidavit or otherwise that the defendant with intent to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him, कि एफिडेविट देके
प्लेंटिफ द्वारा सबमिट किया जा रहा है कि ये जो डिफेंडेंट है ये जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकेगा किसी भी स्टेज के ऊपर, किस तरीके से इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, की वो जो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका कुछ पार्ट या जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, की वो जो भी लोकल लिमिट्स है कोर्ट की जुरिडिक्शन उसमें से उसको बाहर लेके जाने वाला है। तो द कोर्ट may direct the defendant within the time to be fixed by it either to furnish security in such sum as may be specified in the order, to produce and to place at the disposal of the court when required। तो कोर्ट उसको क्या ऑर्डर कर सकता है कि भाई तू इतनी जो सिक्योरिटी है वो कोर्ट के अंदर सबमिट कर दे, या फिर जो भी तेरे को चीज बोली जा रही है इस फिक्स पीरियड के टाइम के सामने उसको प्रोड्यूस कर दे। द सेट प्रॉपर्टी और द वैल्यू ऑफ द सेम और सच पोर्शन देयरऑफ एज मे बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री, या फिर उस सेम वैल्यू की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर दे जो भी उस चीज को सेटिस्फाई कर पाए। और टू अपीयर एंड शो कोज व्हाई यू शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी, या फिर उसको बुलाया जाएगा कि भाई तू ये बता देगी जैसे सिक्योरिटी क्यों नहीं ली जानी चाहिए, उसका रीजन बता दे। अगर वो रीजन दे देता है तो उससे सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, अगर वो नहीं देता तो फिर उससे वो सिक्योरिटी ली जाएगी। द प्लेंटिफ शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड एंड इज एस्टिमेटेड वैल्यू देयरऑफ। The court may also in the order direct the conditional attachment of the whole or any portion of the property so specified। तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को जो है अटैच भी कर सकता है, और कोर्ट को जैसा ठीक लगेगा कि कुछ उसका पार्ट जो है अटैच करना चाहिए या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को अटैच कर देना चाहिए, तो कोर्ट अपने हिसाब से जो भी उसको ठीक लगेगा वो ऑर्डर्स करेगा। फिर हम आते हैं रूल 6 के ऊपर, अटैचमेंट वेयर कॉज नॉट शोन और श्योरिटी नॉट फर्निश्ड, कि भाई जहां पे उसको बोला था कि भाई तू रीजन दे कि क्यों कोर्ट में नहीं आया, वहां पे वो रीजन नहीं दे पाता, या फिर उसको बोला गया था तू सिक्योरिटी श्योरिटी जो है कोर्ट के अंदर फर्निश कर दे, वो श्योरिटी भी फर्निश नहीं कर पाता। तो where the defendant fails to show cause why he should not furnish security or fails to furnish the security required within the time fixed by the court may order that the property specified or such portion thereof as appears sufficient to satisfy any decree which may be passed on इन द सूट बी अटैच। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाए। वेयर द डिफेंडेंट शो सच कॉज और फर्निशेस द रिक्वायर्ड श्योरिटी, कि भाई जहां पे वो श्योरिटी फर्निश कर देता है या फिर जहां पे वो रीजन शो कर देता है, एंड द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड और एन पोर्शन ऑफ इट हैज बीन अटैच्ड, द कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू बी विथड्रॉन। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, जितनी भी वो कोई अगर पूरी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया था या उसको कोई पार्ट अटैच कर दिया था तो वो विथड्रॉ कर लेगा। और मेक सच अदर एज थिंक फिट्स, और जो ऐसा कुछ ऑर्डर कर देगा जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा उस हिसाब से वो कर देगा कि भाई इसने जो इसको बोला गया था इसको श्योरिटी फर्निश करने के लिए बोला गया था, इसने श्योरिटी दे दी, इसको बोलता कि भाई रीजन शो कर दे, इसने रीजन शो कर दिया, जो भी ठीक लगेगा कोर्ट को वैसा करेगा। फिर आते हैं रूल 7 के ऊपर, मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द अटैचमेंट शैल बी मेड इन द मैनर प्रोवाइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जैसे अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के अंदर अटैचमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे भी अटैचमेंट जो है प्रॉपर्टी की होगी। Adjudication of claim of property attached before judgment, where any claim is preferred to property attached before judgment, such claim shall be adjudicated upon the manner herein before provide for the adjudication of claim of property attached in execution of a decree for the payment of money। तो वही जैसे एग्जीक्यूशन के अंदर हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी होता जाएगा। एग्जीक्यूशन के अंदर जैसे अटैचमेंट होती है, जैसे सारी चीजें होती हैं, वैसे यहाँ पे भी उसके ऊपर उस प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। फिर रूल 9 क्या कहता है, रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी इज फर्निश्ड और श्योरिटी व्हेन और सूट डिसमिस, कि भाई जब या तो वो सूट डिसमिस हो गया या फिर उसने श्योरिटी फर्निश कर दी तो फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी से अटैचमेंट हटा ली जाएगी। वेयर एन ऑर्डर इज मेड फॉर अटैचमेंट फॉर जजमेंट, द कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू बी विथड्रॉन व्हेन द डिफेंडेंट फर्निश्ड द सिक्योरिटी, कि भाई वो सिक्योरिटी या तो फर्निश कर देता है या फिर टुगेदर विद श्योरिटी विद द कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट, और व्हेन द सूट इज डिसमिस, या फिर जब जो वो सूट है वो डिसमिस हो जाता है। फिर अटैचमेंट फॉर जजमेंट नॉट टू इफेक्ट राइट्स ऑफ स्ट्रेंजर नॉर बार डिक्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल, की ये वाले जो जजमेंट होता है कि बिफोर जजमेंट, इससे अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जो होता है इससे जो थर्ड पर्सन है, जो स्ट्रेंजर है सूट के अंदर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब किसी पर्सन के पास ये डिक्री थी कि आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, वो जो डिफेंडेंट है उसके अगेंस्ट, तो वो पर्सन सेल कर सकता है, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी फिर सेल हो जाएगी, उसके अंदर कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। या फिर कोई स्ट्रेंजर है उस प्रॉपर्टी के पास तो वो स्ट्रेंजर उसको सेल कर सकता है। प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट नॉट टू बी रीअटैच इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कि जब एग्जीक्यूशन के वक्त आप उस प्रॉपर्टी को दोबारा जो है अटैच नहीं करोगे जब वो एक बार अटैच हो चुकी है। तो provisions applicable to attachment, the provisions of this code is applicable to the attachment made in execution of decree shall so far as, जैसे एग्जीक्यूशन के अंदर अटैचमेंट एप्लीकेबल होते हैं, जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं सेम इसके अंदर भी होंगे। फिर दो रूल्स है इसके अंदर बता रखा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट, की जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं वो जो है उनका अटैचमेंट नहीं हो सकता। और 13 सेक्शन के अंदर 13 रूल के अंदर ये बता रखा है कि स्मॉल कॉज कोड नॉट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी, की जो स्मॉल कॉज कोड होंगे वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 95 के ऊपर, कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इन सफिशिएंट ग्राउंड, की भाई जहां पे कोर्ट पे लगता है कि भाई इस पर्सन को गलत जो है अरेस्ट कर लिया था या इसकी प्रॉपर्टी को गलत
अटैच कर लिया था, तो उस केस के अंदर जो प्लेंटिफ है उसको डिफेंडेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इसको कंपनसेशन दिया जाए। वेयर इन एनी सूट इन विच अरेस्ट और अटैचमेंट has been affected or a temporary injunction granted in the last preceding section, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for insufficient grounds, कि कोई sufficient ground नहीं था जिस बेसिस पे उसको अरेस्ट करा दिया या अटैचमेंट करा दी। The suit of the plaintiff fails as it appears to the court that there was no reasonable or probable ground for instituting the same, कि भाई वो जो है उसका सूट ही वो फेल हो जाता है कि भाई इसने जो सूट फेल किया था उसके ग्राउंड्स ही बेकार थे, सूट ही बेकार था। तो उस केस के अंदर द डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट, अब डिफेंडेंट जो है कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है, and the court may upon such application award against the plaintiff by its order such amount, तो फिर कोर्ट को जो भी अमाउंट ठीक लगेगा वो ऑर्डर करेगी, लेकिन वो 50,000 से ऊपर का ऑर्डर नहीं कर सकती, as it deems reasonable compensation to the defendant for the expenses or injury cost to him, जो कि भाई जितना भी कंपनसेशन दे दीजिए इतना काफी है कि भाई इतनी जितनी इसको इंजरी हुई है उसके लिए या जो भी हार्म हुआ है उसके लिए। Provided that court shall not award under this section an amount exceeding the limits of pecuniary jurisdiction, भाई अब जिस कोर्ट के पास वो केस चल रहा था उसकी जितनी pecuniary jurisdiction थी वो उससे ज्यादा की कॉस्ट नहीं लगाएगा। An order determining any such application shall bar any suit for compulsion in respect of such arrest, attachment or injunction। तो हमने सेक्शन 95 भी समझ लिया CPC 1908 का और हमने ऑर्डर 38 भी समझ लिया।